Good afternoon, everybody. Welcome to new lecture of CA Inter Strategic Management. चैप्टर 1 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपने मेरे पास एक टॉपिक नंबर 6 कॉपी में लिखा था, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको मैंने 3 लेवल बताए थे। कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा डिविजनल लेवल जिसे बिजनेस लेवल भी बोल देते हैं, और तीसरा हमारा फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल के बारे में कल हमने बातें लिख भी ली थी, पढ़ भी ली थी। एक तो मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट लेवल पे सीईओ होता है, वो प्रिंसिपल जीएम होता है, मेन जीएम होता है वो। हालांकि कॉर्पोरेट लेवल पे सिर्फ जीएम नहीं होते, अपने अपने फंक्शन के भी एक्सपर्ट होते हैं कॉर्पोरेट लेवल के। जैसे मैंने बताया था सीएफओ, सीटीओ या चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर भी हो सकता है, वो सारे ऑपरेशंस का चीफ होता है। ठीक है, तो इस तरह के लोग कॉर्पोरेट लेवल पे होते हैं। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, ये डिसीजन मेकिंग के एपेक्स हैं और ये स्ट्रैटेजीज बनाते हैं शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए। कई इनके रोल होते हैं। ठीक है, इनमें एक रोल में मैंने बताया था आपको कि ये ऐसी स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करते हैं जो स्पैन करती हैं इंडिविजुअल बिजनेसेस को। तो स्पैन के साथ मैंने आपको मतलब इसका बताया था एक्सटेंड अक्रॉस, यानी कि ये एक इंडिविजुअल बिजनेस की बात नहीं करते। कल मैंने टाटा का एग्जांपल लिया था, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा पावर, टाटा, जितने भी ये टाटा के अलग अलग अगर हम इन्हें डिविजन मान लें, तो कॉर्पोरेट लेवल के जो लोग हैं वो सभी बिजनेसेस से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। उसे बोलते हैं वर्ड स्पैन, यानी उनकी जो सोच है वो सिर्फ एक डिवीजन या एक बिजनेस तक सीमित नहीं है, इट एक्सटेंड्स अक्रॉस। उसके लिए वर्ड यूज होता है स्पैन। ठीक है, बाकी पॉइंट्स मैंने कल आपको ये सारे पढ़ाई दिए थे। अब हम दूसरे लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस लेवल। इसके अंदर आपने पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं फॉर इंडिविजुअल बिजनेस एरियाज। जब मैं बोलता हूं इंडिविजुअल बिजनेस एरियाज, यानी मैं सिर्फ एक बिजनेस एरिया की बात कर रहा हूं, मैंने यहां शब्द स्पैन यूज नहीं करा, यानी एक्सटेंड अक्रॉस बिजनेस एरियाज नहीं होगा इनका काम। अगर टाटा मोटर्स के आप डिविजनल मैनेजर हो तो आपकी सारी जो सोच है, आपकी सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टाटा मोटर्स तक ही सीमित है। टाटा पावर या टाटा स्टील अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आई होप आपको ये पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। यहां भी हेड बैठा है, वो प्रिंसिपल है वो भी, लेकिन वो प्रिंसिपल जीएम माना जाता है एट बिजनेस लेवल। तो मुझसे ना एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में दो तीन दिन पहले एक डाउट पूछा था, सर क्या बिजनेस लेवल पे भी सीईओ होता है? ठीक है, क्या बिजनेस लेवल पे भी सीईओ होता है? यानी एक सीईओ तो हो गया कॉर्पोरेट लेवल पे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इसका आंसर मैं आपको बोल देता हूं बेटा, ये जो डिविजनल हेड है ना, जिसे आप बिजनेस लेवल मैनेजर भी बोलते हो, जिसे आप डिविजनल मैनेजर भी बोलते हो, इसे आप सीईओ भी बोल सकते हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में वर्ड डिविजनल मैनेजर या बिजनेस हेड या ये बिजनेस जीएम, इस तरह के वर्ड ज्यादा यूज होते हैं। ज्यादातर जो सीईओ वर्ड यूज होता है वो कंपनी के कॉर्पोरेट लेवल पे यूज होता है। बट थ्योरेटिकली वी कैन से कि हाँ, जो बिजनेस लेवल का जीएम है वो उस बिजनेस का सीईओ है, वो उस बिजनेस का सीईओ है, वो उस कंपनी का सीईओ नहीं है। तो आई होप जिसने भी ये कमेंट सेक्शन में डाउट डाला था, आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर एक कॉर्पोरेट लेवल पे सीईओ है और एक बिजनेस लेवल पे भी आप सीईओ के नाम से बोल सकते हो। जो बिजनेस लेवल मैनेजर है या बिजनेस हेड है या डिविजनल मैनेजर है, उसे जिस मर्जी नाम से आप बोल सकते हो। ठीक है, और ये बिजनेस लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है? जो ऊपर के लोग होते हैं ना बेटा, जो ऊपर के कॉर्पोरेट वाले लोग होते हैं, वो बनाते हैं जनरल डायरेक्शंस, यानी कॉर्पोरेट वाले विजन, मिशन या सोचते हैं कि हमने क्या करना है, कैसे एक्सपैंड करना है, ग्रो करना है। वो जनरल डायरेक्शंस जो ऊपर से आती हैं, कॉर्पोरेट लेवल से जो आती हैं, उन्हें इंडिविजुअल बिजनेसेस के लिए स्ट्रैटेजीज बनाना इनका काम होता है बिजनेस लेवल मैनेजर्स का। यानी बिजनेस लेवल मैनेजर कॉर्पोरेट लेवल वालों की सोच के भीतर रह के ही अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उसके बाहर जाके कुछ नहीं करते वो। ठीक है, और ये जो डिवीजन है या बिजनेस है, इसे आप सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन भी बोल सकते हो, इसे आप सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन भी बोल सकते हो। इसे सेल्फ कंटेन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक डिवीजन जो होती है ना, एक बिजनेस जो होता है, उसके अपने फंक्शंस होते हैं सारे, यानी वो अपने आप में कंप्लीट बिजनेस है। यानी टाटा मोटर्स एक सेल्फ कंटेन्ड है, उसके पास सब कुछ है अपना जो उसको बिजनेस चलाने के लिए चाहिए। उसके पास मार्केटिंग फंक्शन है, परचेज, सेल, प्रोडक्शन, एवरीथिंग उसका सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन, इसलिए उसको हम बोल देते हैं।
तो आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गए होंगे। और उसके नीचे हमने लिखा हुआ है कि ये दोनों लेवल के ऊपर के अंदर जीएम होते हैं, बस फर्क एक वर्ड का पड़ता है। कॉर्पोरेट लेवल वाले स्ट्रैटेजीज पैन करके बनाते हैं और बिजनेस लेवल वाले स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक अपने अपने पर्टिकुलर बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। यहां तक कि अगर आपको सारी बातें मेरी समझ में आ चुकी हैं तो एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में कर दीजिए थम्स अप, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी हैं तो एक बार कर दीजिए थम्स अप, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी से थम्स अप कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल थम्स अप की बौछार हो गई है कमेंट सेक्शन में। तो चलते हैं आगे, तीसरे लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तीसरे लेवल का नाम है जी फंक्शनल लेवल। ठीक है, अब इसमें अगर आप नोटिस करो तो मैंने पहला पॉइंट क्या लिखवा रखा है, पहला पॉइंट लिखवा रखा है बेटा, इनका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना फंक्शनल वालों की, ये तो एक्टिविटीज के लिए अपनी अपनी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनका दायरा कन्फाइंड है, रिस्ट्रिक्टेड है। यानी अगर आप मार्केटिंग फंक्शन में अगर आप ऑपरेट कर रहे हो या मार्केटिंग फंक्शन में अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपकी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मार्केटिंग एक्टिविटीज तक सीमित है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे बिजनेस को साथ लेके चलना तो बिजनेस के साथ ही है, बट आप अकाउंटेबल नहीं हो अगर बिजनेस परफॉर्म नहीं कर रहा। आप अकाउंटेबल हो अगर मार्केटिंग अच्छी नहीं चल रही। यानी आप अपने अपने फंक्शन के लिए अकाउंटेबल हो। मार्केटिंग मैनेजर सीधा बोलेगा कि सर देखो, मैंने तो अपना मार्केटिंग एनालिसिस अच्छा किया था, मैंने अपना मार्केटिंग प्लान अच्छा बनाया था, सब कुछ मैंने बढ़िया कर दिया, लेकिन अगर बाद में प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन को ठीक से ना करके अगर वो ऑर्डर्स को नहीं इंप्लीमेंट कर पाए तो मार्केटिंग मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी नहीं है उसके अंदर। हालांकि बिजनेस लेवल मैनेजर अकाउंटेबल है वहां, क्योंकि बिजनेस लेवल मैनेजर की तो गर्दन पकड़ी जाएगी अगर कोई भी फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि भाई अगर मैं फंक्शनल मैनेजर हूं, आई हैव टू बी फोकस्ड ऑन माय फंक्शन। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था, जब आप सीए करते हो तो आपको फाइनेंस एंड अकाउंटिंग फंक्शन में एक बार आपको जॉब करने का मौका मिलता है, तो आपकी जो सारी सोच होती है वो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग तक सीमित होती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, भाई ये लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, ये लोग फंक्शनल स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, फंक्शनल स्ट्रैटेजीज भी जो बनाई जाती हैं उनका अल्टीमेट एम तो बेटा यही होता है ना कि जो हमारे स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब देखते हैं कमेंट सेक्शन में आप क्या आंसर देते हो। जो ये वर्ड बुक ने लिखा है स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, इस पे वो क्या एम्फोसाइज करना चाह रहे हैं। अकेला वर्ड ऑब्जेक्टिव्स क्यों नहीं लिख दिया, क्यों लिखा है स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। देखते हैं आप क्या आंसर देते हो कमेंट सेक्शन में। आपको क्या लगता है कि इन्होंने लिखा है कि फंक्शनल स्ट्रैटेजीज बनाई जाती है स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स यहाँ किसे कहना चाह रहा है वो, लेट्स सी आप क्या आंसर देते हैं कमेंट सेक्शन में। कुछ भी लिख दीजिए शॉर्ट में जो आप समझते हैं, पर लिखिएगा फटाफट से। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ठीक बात है जी। लॉन्ग टर्म के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हुए हैं, बिल्कुल सही। ज्यादातर बच्चे लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म, सारे बच्चे के आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। बट ये लॉन्ग टर्म वाली बातें हमने 2-3 दिन पहले भी करी थी। आज मैं इसके साथ एक और एडिशन कर देता हूँ। बेटा ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो बनाते होंगे, लॉन्ग रेंजिंग, दूर दूर तक जो हम सोचते होंगे, कौन लोग सोचते होंगे, ऊपर वाले लोग। यानी जो स्ट्रैटेजिक टर्म हम बार बार आगे लिखा करेंगे ना, इससे दो चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए कि कोई लॉन्ग रेंजिंग होंगे और एक ये ऊपर वाले लोग सेटअप करा करेंगे। क्योंकि दूरदर्शी जो लोग होंगे ना, जो दूर तक सोचते होंगे, वो जरूर इंटेलेक्चुअल होंगे, एनालिटिकल होंगे और वो ऊपर के लेवल पे बैठे होंगे। इसीलिए आप देख सकते हो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव सेट बाय द अदर टू लेवल्स। यानी फंक्शनल वालों को सोचना है डिविजनल वालों के बारे में, और डिविजनल वाले अल्टीमेटली कॉर्पोरेट वालों की जो सोच है उसके मुताबिक स्ट्रैटेजी सारे बनाते हैं। इस तरह से पता क्या होता है,
कॉर्पोरेट लेवल वाले जो चीजें सोचते हैं वो नीचे ऑपरेशनलाइज करवाते हैं डिवीजन वाले, और डिवीजन वाले नीचे ऑपरेशनलाइज करवाते हैं फंक्शनल वालों से, और अल्टीमेटली सबसे नीचे जो वर्कर लेवल का आदमी है वो वही कर रहा होता है जो ऊपर से फ्लो हो रहा होता है। अच्छा, ये बात है। अब जैसे आपको ना मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, वैसे तो हमारे यहाँ पे फार्मर्स एजिटेशन के बाद जियो, रिलायंस और अडानी ग्रुप्स, आपको पता है बहुत इसके अगेंस्ट हमारी चीज़ें चली हैं, बट चलो वो एक अलग मुद्दा है। बट एक जियो या रिलायंस कंपनी से मैं आपको एक दो एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। आजकल ना आपने देखा होगा वो ब्रॉडबैंड बहुत सेल कर रहे हैं, अपने ब्रॉडबैंड को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। मैंने मतलब उनका नोटिस किया कि अगर संडे भी है ना, वो संडे भी आके सब कुछ इंस्टॉलेशन एंड ऑल करने को तैयार है। अब आप सोचो, जो वर्कर लेवल का आदमी है जो घर पे आके इंस्टॉलेशन कर रहा है, उसको तो सिर्फ उस चीज़ के लिए ट्रेन करा गया है कि जाके कैसे इंस्टॉलेशन करनी है। लेकिन आप सोचो उनकी पूरी हायरार्की होगी, उस जो नीचे लेवल का वर्कर है उसके ऊपर एक मैनेजर बिठाया होगा जो सारा देखता होगा सर्कल को कि इस एरिया में मैं इंचार्ज हूँ, उसके ऊपर रिपोर्टिंग, उसके ऊपर रिपोर्टिंग, उसके ऊपर रिपोर्टिंग, उसके ऊपर रिपोर्टिंग। कहाँ जाके ऊपर किसी ने ये चीजें सोची होंगी, भाई हमने पूरे देश में अपना ब्रॉडबैंड या अपना ये वाला चीज अपना इसको बढ़ाना है हमने, और उसको करते करते नीचे 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 स्ट्रेटजीज बनती गई बनती गई बनती गई, नीचे जाके तब उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई होगी कि ओवर टाइम भी दो लोगों, लड़कों को रात को भी जाने का, अगर रात को जा रहे हैं इनको और पैसा दो, मतलब मोटिवेट करने के लिए हर चीज की स्ट्रेटजी बना के रखी होगी जो वो संडे को आके भी आपके पास काम करने को तैयार है। लेकिन ये सारी चीजें ऊपर से चलती हैं, तब जाके नीचे लेवल का आदमी, इवन अगर जोमेटो अगर घर पे आके आपकी घंटी मार के आपको डिलीवर करके ओटीपी वगैरह मांगता है ना, वो उस ओटीपी वाले की सोच, उसकी सोच नहीं है वो डिलीवरी बॉय की ओटीपी लेने हैं। ये ऊपर से डायरेक्शन है सारी जो निचले लेवल तक इंप्लीमेंट होती हैं। Amazon में भी आपने देखा होगा बीच में डिलीवरी के टाइम पे ओटीपी मांगने लगे थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती होगी, कुछ ना कुछ सोच होगी जिस वजह से उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट शुरू किया होगा। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिस आदमी से आप डील कर रहे हो एज अ कस्टमर, वो सारी उसकी सोच नहीं है, वो सारी सोच ऊपर के लेवल से चल रही है जो निचले लेवल तक इंप्लीमेंट करवाई जा रही है थ्रू स्ट्रैटेजीज। अच्छा, ये बात है, बिल्कुल। और एक बात और बड़ी अच्छी लिखी हुई है बुक ने, जो इसके आगे लिखा हुआ है, जो आपको याद भी रखना है और बार बार आपको सिलेबस में मैं बताता भी रहूंगा। बेटा, जो कॉर्पोरेट लेवल के प्लान्स हैं और जो बिजनेस लेवल के प्लान्स हैं, इनकी इंप्लीमेंटेशन और इनकी एग्जीक्यूशन, हालांकि दोनों एक ही वर्ड है, एग्जीक्यूशन इंप्लीमेंटेशन, ये करवाते हैं फंक्शनल लेवल वाले। यानी फंक्शनल लेवल वाले ग्राउंड पे है ना, वो बैठे हैं आगे वर्कर के पास, उन्होंने काम करवाना है सारा निचले लेवल पे। इसीलिए आपको पता है इसके साथ बुक ने एक पॉइंट और लिखा है कि फंक्शनल लेवल वाले जो लोग होते हैं ना, क्योंकि ये कस्टमर्स वगैरह के बड़े क्लोज होते हैं और लोअर लेवल के बड़े क्लोज होते हैं, इनको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही है, नीचे वर्कर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो निचले लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, ये ऊपर के लेवल पे भी कम्युनिकेट करते हैं, यानी ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का भी एक काम करते हैं टू द अदर टू लेवल्स। पढ़ के देख लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे पूरे सिलेबस में एसएम के जब भी मैं बोला करूंगा इंप्लीमेंटेशन अच्छी करनी है, एग्जीक्यूशन अच्छी करनी है, तो आपके माइंड में फंक्शनल लेवल आना चाहिए मेनली। क्योंकि करना क्या है ये सोचेंगे ऊपर के लोग, उसको और अच्छी कॉन्क्रीट चीजें बनाएंगे बिजनेस लेवल के लोग, और उसकी अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन और इंप्लीमेंटेशन कौन लोग करवाएंगे, नीचे के फंक्शनल लोग। और ये हमेशा एक लड़ाई रहती है कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या करना है वो वाले लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं या कैसे करवाना है वो लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे से आंसर लो इसका, तो मेरे लिए तो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपकी सोच अच्छी है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन अगर आप नीचे के लेवल पे करवा नहीं पा रहे, उसका भी कोई फायदा नहीं। और अगर नीचे के लोग आपके अच्छे हैं, करने के लिए बढ़िया हैं, लेकिन आपकी सोच अच्छी नहीं है कि क्या करना है, तो भी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी नहीं है। तो दोनों ही चीजें अच्छी चाहिए अगर आप बड़े लेवल पे पहुंचना चाहते हैं। क्या करना है वो भी टीम आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसे कैसे 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 नीचे के लेवल पे इंप्लीमेंट करवाना है वो सोच भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आई होप आपको मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। जी सर, बिल्कुल अच्छे से हमें ये बात क्लियर हो रही है। तो आओ एक काम करते हैं, ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा बुक में से भी रीड करते हैं कि आखिर हमारी बुक किस तरफ चल रही है। पेज नंबर 6 हमने पढ़ लिया था, पेज नंबर 7 भी हमने पढ़ लिया था। या मैं काम करता हूँ,
आज ना आपको मैं होमवर्क देता हूँ पढ़ने के लिए, होमवर्क दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा। यही जो टॉपिक हमने कॉपी में लिखा हुआ है इसका आज मुझसे होमवर्क ले जाओ, डिस्कस हम कल के लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 7 पे आपका ये टॉपिक शुरू हो रहा है, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा एक बात फटाफट बताओ, देखते हैं कमेंट सेक्शन में आप क्या आंसर करते हो। टिपिकल का मतलब क्या होता है? ये वर्ड सर बहुत यूज किया हुआ है हमने, टिपिकल। टिपिकल का मतलब क्या होता है आपके हिसाब से? फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। बहुत ज्यादा ये टर्म यूज होती है टिपिकल। टिपिकल का मतलब क्या होता है इन योर ओपिनियन, विदाउट रेफरिंग टू द डिक्शनरी? ऑर्डिनरी सेंस में आप टिपिकल का मतलब क्या समझते हो? टिपिकल का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताइएगा। कुछ अनोखा, कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है जी, दो आंसर आए हैं मेरे पास, कुछ अनोखा और एक आया है कॉम्प्लिकेटेड। डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स, यूजुअल, बड़े डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहे हैं भाई। कोई तो कह रहा है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा ही डिफिकल्ट, और कोई कह रहा है यूजुअल। कमाल है, ये तो बिल्कुल अलग अलग चल रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, ये एक तरह के हैं। इसीलिए मैंने आपसे मीनिंग पूछा था। कई बार ना ये छोटे छोटे वर्ड हम लोग रियल लाइफ में यूज करते रहते हैं, लेकिन हमें कई बार उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं होता है किस सेंस में यहाँ पे यूज हो रहा है, पर हम लोग पेलते रहते हैं मीनिंग, और वहां पे लिख के आते हैं, वहां कुछ और ही निकल आता है उसका मीनिंग। तो मेरे को बिल्कुल जो आंसर की उम्मीद थी, मेरे पास बिल्कुल वही आंसर आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड। सिर्फ एक बच्चे का आंसर मेरे पास सही आया है, आप सोचिए, सिर्फ एक बच्चे का, और वो बच्चा है हमारा स्टार बच्चा यशविंदर सिंह, जिन्होंने बोला यूजुअल। सर क्या बात कर रहे हो, हम तो ये वर्ड बचपन से बोलते आए हैं, पेपर बड़ा टिपिकल था, क्वेश्चन बड़ा टिपिकल था। बेटा वो टिपिकल का भी एक मीनिंग निकलता होगा कुछ ना कुछ, कि हाँ ठीक है कॉम्प्लेक्स है या कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड टिपिकल यूज किया जा रहा है, टिपिकल का यहाँ पे मतलब बिल्कुल यूजुअल है, बिल्कुल यूजुअल है। आप इसको डिक्शनरी पे चेक कर लेना, जैसे मर्जी चेक कर लेना, लेकिन टिपिकल का यूजुअल मतलब, टिपिकली मतलब यूजुअली, टिपिकली हम ऐसे करते हैं, मतलब यूजुअली हम ऐसे करते हैं, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो एक और मीनिंग होता होगा कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड वाला, लेकिन यहां देखो आपको मैं क्या बता रहा हूं। एक टिपिकल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली, जो बड़ी यूजुअल जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी डिविजनल होती है। मल्टी डिविजनल का मतलब क्या है? उसमें कई डिवीजन है, आईटीसी एफएमसीजी, आईटीसी होटल्स, आईटीसी ये क्या नाम है पेपर वाला, आईटीसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटीसी पैकेजिंग, ये मल्टी डिविजनल है। और हर डिवीजन सेल्फ कंटेन्ड है, क्योंकि वो अपने आप को खुद मैनेज करती है, उसके पास अपने अपने फंक्शंस हैं। ये लाइन आ गई। तो 3 लेवल्स आपके सामने, ठीक है। और ये लाइन देखो, जीएम्स आर फाउंड एट फर्स्ट 2 ऑफ दीज लेवल्स, जो मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन इनके स्ट्रैटेजिक रोल डिफर करते हैं अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि आगे वो लिखा हुआ है कि ये लाइन आ जाएगी यहाँ, जो कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल मैनेजर होते हैं उनमें क्या फर्क होता है। जो कॉर्पोरेट लेवल के जीएम है, ये पेज नंबर आपको मिलेगा 9 पे, जो कॉर्पोरेट लेवल के जीएम है वो पैन इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं, जबकि बिजनेस लेवल के जीएम सिर्फ अपने अपने एरिया से रिलेटेड है। ये मैं आपको कॉपी में लिखवा चुका, बट मैं आपको यही कहता हूं आप घर से इसको पढ़ के आइए। आज डायग्राम दिखा देता हूं, डायग्राम में क्या बताना चाह रहे हैं। देखो कॉर्पोरेट लेवल में हेड ऑफिस आ गया आपका, जिसमें ये सारे लोग बैठे हैं। अब बिजनेस लेवल में इन्होंने 2 बिजनेस दिखाए हैं, डिवीजन ए डिवीजन बी, ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये डिवीजन के अंदर कई फंक्शंस हो सकते हैं। इन्होंने वैसे ना, अगर आप गौर करो तो इन्होंने बिजनेस फंक्शंस लिखा है, फंक्शंस, यानी एक डिवीजन में कई फंक्शंस होंगे। तो कहीं ये ना सोचना एक डिवीजन में एक फंक्शन है, ठीक है। तो एक्चुअल में तो इनको डायग्राम ऐसे बनानी चाहिए थी, ऐसे करके डायग्राम बनानी चाहिए थी, कई फंक्शंस इसमें दिखा देने चाहिए थे। सर तो बना देते, बेटा ये आईसीआई स्टडी मटेरियल की डायग्राम है, इसलिए मैंने उससे सर को छेड़खानी नहीं करी। ये आईसीआई स्टडी मैट की डायग्राम है एज इट इज, तो आप पेपर में बना सकते हैं डायग्राम बिल्कुल ऐसे ही। बस ध्यान रखिएगा बिजनेस फंक्शंस लिख के आइएगा, ना कि बिजनेस फंक्शन, बिजनेस फंक्शंस, ठीक है जी, बिजनेस फंक्शंस लिखिएगा। तो आई होप आपको मेरी ये बात क्लियर है, आपको मेरी बात क्लियर है, ठीक है। तो पेज नंबर 8 पे आप ये टॉपिक सारा पढ़ के आइएगा, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल के बारे में पढ़ के आइएगा, ठीक है। और ना ये रोल ऑफ कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर
मैं कल आपको पढ़ा दूंगा इसे, ठीक है, कल मैं इसको रीड करवाऊंगा। आप प्लीज पेज 9 और पेज 10 ये सारा पढ़ के आइए। और पेज 10 पे यहाँ पे ना एक समराइज करा हुआ है, कॉर्पोरेट वाले एज अ होल की बात करते हैं, बिजनेस वाले अपने अपने रिस्पेक्टिव बिजनेस की बात करते हैं जिसके वो हेड होते हैं, और मार्केटिंग वाले सारा कुछ टर्न करते हैं इनटू एक्चुअली इनटू एक्शन, यानी इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। एक्शन फेज यहां से शुरू होती है, यहां से एक्चुअल में वो सारी चीजें होने लगती हैं जो ऊपर के लोग सोचते हैं, ये लोग नीचे वालों से काम करवाते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। अब सर हमें समझ में आ रही है जो +2 की एक छोटी सी लाइन थी, आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स, कैसे सर मतलब कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे यहाँ पे काम करवा रही हैं, हायरार्की बनाकर, पूरा एक प्रोसेस बनाकर, पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर। मतलब ये एक ऐसी नॉलेज है बेटा जो मतलब कि अनहिडन भी नहीं है, लेकिन लोगों से अप्लाई भी नहीं होती है। सब कुछ है, सब कुछ लिखा हुआ है शास्त्रों में। सर इन्हें तो मैं शास्त्र ही मानता हूं सर, ये शास्त्र है हमारे लिए, बिजनेस के शास्त्र हैं ये मैनेजमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं। लेकिन बात वही है, हमारे हिंदू शास्त्र हों, हमारे सिख के ग्रंथ हों, लिखा उनमें ह्यूमैनिटी के बारे में भी बहुत कुछ है, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है ना बेटा रियल लाइफ में, तब भाई साहब शास्त्रों की बातें हमसे अप्लाई नहीं हो पाती हैं, प्रॉब्लम वहां है। अच्छा जी, ये बात है, ये बात है, मजा आ गया सर, मजा आ गया। मतलब सर आप हमें शास्त्र पढ़ा रहे हो? जी हाँ, बिजनेस के शास्त्र हैं ये सारे। कमाल है सर, कमाल है। निखिल अग्रवाल जी कह रहे हैं सर प्लीज कुछ इस बैच के बारे में कुछ बता दीजिए। ऐसे में कुछ क्या बता दूं बेटा, एक काम करेंगे हम अलग से आपके टेलीग्राम चैनल पे कभी लाइव होके या कभी एक कॉल करके आपकी जो क्वेरीज होंगी उसके आंसर दे देंगे। फिलहाल हम लोग एसएम के सिलेबस पे फोकस करते हैं, जो भी आपकी कुछ क्वेरीज होंगी हम कभी लाइव होके आपसे डिस्कशन कर लेंगे, उसमें जो भी आपने पूछना हुआ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसके अंदर अभी मैं बीच में वो चीज मिक्स नहीं कर रहा, ठीक है। प्लीज ये 3 पेज पढ़ के आइएगा, 8, 9, 10, ठीक है। ओके सर, जैसे आप कहो। फिर सर एक काम करो, थोड़ा और लिखवा दो। आओ जी आओ, चलते हैं आगे। कहाँ पहुंचे थे हम? यहां पहुंचे थे हम टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 7, नहीं, हाँ यहीं पे लिखेगा। टॉपिक का नाम है जी एसएम कॉन्सेप्ट इन एनपीओज। एनपीओज आप समझती हो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एसएम कॉन्सेप्ट्स इन एनपीओज एंड सॉरी एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एसएम इन एनपीओज एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या जो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो क्या इनको भी एसएम लगानी होती है क्या? ये क्वेश्चन उठ गया है माइंड में। तो आपको ना एक बात याद होगी बचपन की, मैं अभी लिखवाने का मौका देता हूं आपको लिखने का, पहले सुन लो। जब ना हम +2 में भी मैनेजमेंट पढ़ते थे, वहां हम एक पॉइंट पढ़ते थे फीचर्स के अंदर, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता था कि भाई ये यूनिवर्सल है, आप चाहे इंडिया में बैठे हो, आप चाहे यूएस में बैठे हो, आप यूके में बैठे हो, आप सिंगापुर में बैठे हो, ग्लोबली कहीं भी हो आप, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हर जगह लगते हैं। फिर आप ये भी पढ़ते थे कि मैनेजमेंट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों में एप्लीकेबल है, एंड सो इज द केस विद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली अब हम देखो, हम सोचते हैं एसएम, सर एसएम में तो हम लोग कंपटीशन से डील करते हैं ना, मेनली कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन। तो सर क्या एनपीओज में और ये सरकारी और इनमें भी है क्या? बेटा आजकल प्राइवेटाइजेशन का जमाना है, हर जगह पे ही कंपटीशन है, मोनोपोली वाली सिचुएशन बेटा बहुत रेयरली किसी जगह में होगी तो होगी। तो हम यहाँ पे यही सम अप करेंगे इस पूरे टॉपिक में कि हाँ भाई हाँ, एनपीओ हो आप चाहे सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह एसएम के कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हैं, एसएम के कॉन्सेप्ट हर जगह एप्लीकेबल हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे पहला ही पॉइंट बुलेट में क्या लिखती है, एसएम के कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं टू इंक्रीज, क्या इंक्रीज करने में यूज किए जाते हैं? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये तो सर बिल्कुल ही बचपन याद आ गया हमें +2 लेवल का, यही तो मेन हमारे मैनेजमेंट का भी फंड है। भाई मैं तो आपको बार बार बोलता हूँ, एसएम कोई अलग स्टडी थोड़ी है,
अल्टीमेटली मैनेजमेंट की फैमिली की स्टडी है भी। तो लिखिए पहला पॉइंट, अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशंस एसएम के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करती हैं टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। लिख लीजिए पहला बुलेट। अब इसके अंदर ना अगर आप देखो हमारे स्टडी मटेरियल ने ब्रॉडली एक तो चर्चा की हुई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, जिसमें मैं स्पेसिफिकली कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपको सर अच्छा मतलब कोचिंग एंड ऑल इसकी मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्कूल्स भी आ गए, कॉलेजेस भी आ गए, यूनिवर्सिटीज भी आ गई, और इवन आप टू अ सर्टेन लेवल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी ले सकते हो। बट एज सच इन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स नहीं लिखे हैं स्टडी मैट में, ठीक है। फिर दूसरे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे, ठीक है। और तीसरी हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स की। यानी ब्रॉडली हमने तीन तरह की ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पे बात करेंगे, जिसकी बात बुक ने करी हुई है। एक तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसको मैंने ए नंबरिंग दी है, बी नंबरिंग मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस, और सी नंबरिंग गवर्नमेंट वाले, गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं और डिपार्टमेंट्स हैं। इन तीन की बात हम यहाँ पे मेनली करेंगे। सर क्या ये फोटो में भी बनानी है हमने? नहीं बेटा, ये तो वैसे ही मैंने जस्ट फॉर फन बनाई हुई है, ठीक है। तो पहले हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। सर एक बात कहो, ऊपर आपने हेडिंग तो लिखी है एनपीओ। देखो होता क्या है ना, ये जो मेडिकल और एजुकेशनल है, ये बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो चैरिटेबल फॉर्म में या नॉट फॉर प्रॉफिट फॉर्म में भी ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जो ट्रस्ट के थ्रू चल रहे हैं, या कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो ट्रस्ट के थ्रू चल रहे हैं। हालांकि एक बात ध्यान रखना, चैरिटेबल का मतलब कभी भी फ्री नहीं होता, चैरिटेबल में भी पैसे लिए जा रहे हो सकते हैं, देयर कैन बी कंसेशनल, बट स्टिल आई एम सेइंग कि ये एनपीओ का अलग से टॉपिक हमारी बुक ने कवर नहीं किया हुआ। हेडिंग ये बना के एनपीओ की अंदर स्कूल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के बारे में पढ़ाता है। तो पहले हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। भाई इनका हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा है जो कि आप पूरी तरह से रिलेट कर पाओगे, कॉम्पिटिटिव क्लाइमेट पूरा चेंज हो गया भाई इनका। वो समय अब चला गया जब कोई इंस्टीट्यूशन कहता था बच्चा अपने आप आ जाएगा। आज कंपटीशन इतना ज्यादा है इस फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, कि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रैटेजी बना के चलना पड़ता है टू अट्रैक्ट बेस्ट स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा स्कॉलरशिप प्लान कि हम इतना 90% स्कॉलरशिप दे देंगे, ये कर देंगे, ताकि बेस्ट स्टूडेंट अट्रैक्ट हो पाए। क्योंकि आज कंपटीशन इतना ज्यादा है एजुकेशन सेक्टर में, और खासकर आज तो आपको पता है कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का भी पूरी तरह से प्रयोग किया जा रहा है इस फील्ड के अंदर। इसका लाइव एग्जांपल बिल्कुल यही है जहां पे आप ये लेक्चर देख रहे हैं घर से बैठकर। सलोनी मित्तल जी पूछ रही है सर क्या इसमें प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस आएंगे? बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक जनरल टॉपिक पढ़ रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो प्राइवेट है कि नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की ब्रॉड बात करी हुई है, प्राइवेट भी आ जाएंगे क्योंकि लिखा बड़ा जनरल हुआ है इसके अंदर, स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ कुछ भी, बहुत जनरल लिखा हुआ है। तो आप सारे स्कूल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सब कवर कर सकते हो, क्योंकि पेपर में आपको एक क्वेश्चन एनपीओ के नाम से नहीं आएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम से ही आएगा, ठीक है। तो डोंट वरी, तो इससे बिल्कुल घबराना नहीं है आपने। तो सुनिए मेरी बात, क्लाइमेट इनका पूरी तरह चेंज हो गया है, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स इनके पूरे चेंज हो गए हैं। आज की डेट में ये स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं कि कैसे हम लोग बेस्ट स्टूडेंट को अपने पास अट्रैक्ट कर पाएं। और ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि इंडस्ट्रीज के साथ आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने हैंड्स ज्वाइन कर लिए हैं। आप देखते होंगे जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं ये क्लेम करते हैं कि हमारे यहाँ पे ये कंपनी आई, प्लेसमेंट करके चली गई, हमारे यहाँ गूगल आया, माइक्रोसॉफ्ट आया। वैसे तो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बट रिलायंस आई, टाटा, मतलब बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो अच्छे कॉलेजेस में आके बच्चे को सिलेक्ट करके लेके जाती हैं। इससे कहीं ना कहीं कॉलेज की या उस इंस्टीट्यूशन की भी वैल्यू बढ़ती है। और एक बात तो मैं यहाँ पे आपको भी बता दूं, हम भी जीके इंस्टीट्यूट पे मैं कोशिश करता हूँ पर्सनली कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी जगह पे आर्टिकलशिप कर पाएं सीए इंटर के बाद। हालांकि मैं ये बूस्ट नहीं करूंगा कि हाँ हमारे सीधा बूस्ट नहीं करूंगा कि सीधा हमारे इंडस्ट्री के साथ हमने हैंड्स ज्वाइन करे हुए हैं, बट इतना जरूर है कि जितने मेरे पर्सनल लिंक्स थे पुराने, जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ मेरे जो लिंक्स बने, कॉन्टैक्ट्स बने, उसके थ्रू मैंने अपने स्टूडेंट्स को अच्छी जगहों पे जो बिग 4 फर्म्स हैं सीए की, जो केपीएमजी, डिलॉयट, ईवाई और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, ये जो 4 बड़ी कंपनीज, डिलॉयट एंड टाउश, ये 4 जो बड़ी फर्म्स हैं, उनमें हमारे बच्चे आज बैठे हुए हैं। और उन बच्चों के सर्कल से, नेटवर्क से भी हम कोशिश करते हैं कि आगे की आगे हम लोग बच्चों को अच्छी जगहों पे आर्टिकलशिप के लिए भेज सकें।
और ये हम आपके बैच में भी जरूर करेंगे। आर्टिकलशिप असिस्टेंस जितने सेशन हो सकते होंगे हम उनके ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि सिर्फ बच्चे को पेपर में क्लियर करवाना काफी नहीं है, साथ में उसको एक अच्छी जगह पे आर्टिकलशिप वगैरह के लिए भी गाइडेंस अगर बच्चे को मिल पाए तो विल ट्राई आवर बेस्ट कि उस तरह के भी सेशन हम आपके साथ बीच में रखें। हालांकि बहुत ज्यादा वो सेशन नहीं होंगे, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, लेकिन जिसने समझना होगा, सोचना होगा, 1 2 4 सेशन में भी बहुत कुछ वो सीख जाएगा उन सेशन से। और साथ ही साथ अब तो मैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे भी बहुत फोकस करता हूं, क्योंकि हमारे 1 2 बच्चे बहुत अच्छी जगहों पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर भी चले गए हैं। जिनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में नहीं पता वो भी उसको बाद में सर्च करना या कोई सेशन में हम उससे कवर करेंगे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बच्चे को इससे वैल्यू मिलती है जब वो अच्छी जगह पे आर्टिकलशिप करता है, या जब मतलब अच्छी जगहों पे जब आपको कल्चर अच्छा मिलता है, तो कहीं ना कहीं इससे बच्चे की जो लाइफ है आगे की वो बहुत अच्छी सेटल हो जाती है। तो ये भी आज की डेट में कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को समझ में आ चुका है कि अगर हमें स्टूडेंट को अच्छी वैल्यू देनी है, सिर्फ उसे पढ़ाई नहीं, सिर्फ उसे पेपर नहीं, सिर्फ उसे डिग्री नहीं देनी, उसका कल को आगे फ्यूचर सिक्योर हो, इस चीज पे भी ध्यान देना है। मतलब सर बहुत मारा मारी है हर फील्ड में, बेटा बहुत मारा मारी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना गुजारा नहीं है। तो ये कुछ शॉर्ट मैंने पॉइंट्स निकाले हैं आपकी बुक में से, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आजकल कर रहे हैं बेस्ट स्टूडेंट को अपने साथ जोड़ने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, इंडस्ट्री के साथ अपने हैंड्स ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे कि उनको अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट मिल सके, बच्चे को उसका फ्यूचर और सिक्योर हो। सीधी सी बात है, जितनी स्टूडेंट को आप अच्छी वैल्यू दोगे उतना ही आपका नाम होगा, जितना आपका अच्छा नाम होगा अल्टीमेटली आपके लिए उतना ही कंपटीशन में लड़ना बाकियों से आसान रहेगा। और ये चीजें सिर्फ इसलिए नहीं, कुछ चीजें ना दिल से होती हैं। अब अगर आपको सर आप इसलिए करते हो कि आपके बिजनेस को फायदा हो, तो शायद मैं कहूंगा नहीं, एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी होती है यार कि चलो एक बच्चा अगर अच्छी जगह पे जाके आर्टिकलशिप करेगा या अच्छी जगह पे जाके उसको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे के लिए भी अच्छा है। तो एक प्रोफेशन कुछ दिल से भी होता है, ठीक है, उसका एक इनडायरेक्ट बेनिफिट चलो आपको एज अ बिजनेस में मिल जाए, अच्छी बात है, बट पहले ये भी जरूरी है कि बच्चे की एक लाइफ जो हो फ्यूचर में बहुत अच्छी सिक्योर्ड हो, ये भी एक बहुत ज्यादा एक भावना होती है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, और मेरा मन है आपके इस बैच में मैं उस बच्चे से कोशिश करूंगा कि इंटरेक्शन करवाऊं जिसकी अभी रिसेंटली हमने एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बहुत अच्छी जगह पे, गोल्डमैन सैक्स करके कंपनी है, आप इसके बारे में SACHS करके इसकी स्पेलिंग है, आप इसको गूगल कीजिएगा। इस कंपनी में बच्चा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर रहा है, मजा आ जाता है जब इस तरह से बच्चे, और आप मानेंगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में शी इज गेटिंग 50,000 रुपीज पर मंथ। यानी अभी सीए इंटर क्लियर है बच्चे का, सिर्फ सीए इंटर क्लियर है बच्चे का, अभी फाइनल भी नहीं हुआ बच्चे का, सीए इंटर क्लियर है, फाइनल के पेपर भी नहीं दिए हुए, मात्र 20 साल का बच्चा 50,000 रुपीज पर मंथ। मैं कहता हूं पैसे को एक जगह छोड़ो, जो नॉलेज होगी, जो एक्सपोजर होगी बच्चे को वहां मिलेगी, उसके बारे में सोचिए आप। लेकिन एक बात मैं यहां क्लियर कर दूं, कई बार ना मेरी बातों को बच्चे मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं। बच्चा सोचता है अगर मैं अच्छी जगह पे आर्टिकलशिप करूंगा तो ही मेरा लाइफ फ्यूचर सिक्योर है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, मेरे को मेरे इस बोलने का बिल्कुल ये इंटरप्रिटेशन ना निकालना कि अगर आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ना लगी या अगर आपकी सीए आर्टिकलशिप अच्छी जगह पे ना लगी तो आपकी लाइफ खराब है, ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा। मैंने खुद बिग फोर से आर्टिकलशिप नहीं करी है, मैंने खुद कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं करी है। प्लीज, कोई चीज अगर आप हासिल नहीं कर पाए इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज एंड ऑफ एवरीथिंग। ये बात मैं यहीं पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि हम एक सपना देख लेते हैं, लेकिन अगर वो सपना हमारा पूरा नहीं होता इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सारे ऑल्टरनेटिव्स बंद हो गए। और खासकर अब तो ऑनलाइन क्लासेस में तो मेरे को और भी ज्यादा इस चीज का ध्यान देना है कि मैं कोई भी ऐसी चीज आपके दिमाग में ना डाल दूं कि आप कहो कि अगर ये मुझसे ना हुआ तो बस मेरी लाइफ खराब है। तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं होता, कभी नहीं होता ऐसा। एक ऑल्टरनेटिव अगर बंद होता है तो 2 ऑल्टरनेटिव, 3 ऑल्टरनेटिव और खुलते भी हैं आपके। आप ये भी सोचो, एक ऑल्टरनेटिव अगर आपको मिल जाता, बाकी ऑल्टरनेटिव बंद हो जाते हैं आपके। ओके सर, गेटिंग योर पॉइंट, मजा आ गया सर, आगे बढ़िए, मेरे को तो खुद बड़ा मजा आ रहा है, चलते हैं आगे। अगर आपको भी मजा आ रहा है तो एक बार फटाफट से थम्स अप कर दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, मेरी मोटिवेशन लेवल बढ़े, और फटाफट से एक बार थम्स अप करें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं।
बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया जी, मजा आ गया, बौछार हो गई है थम्स अप की, आग के निशानों की। चलते रहो सर आगे, मजा बहुत आने वाला है सीए इंटर के सफर में। मजेदार चीजें हैं सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए भाई चलिए, आपके एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं। जब फिजिकल क्लास होती है तब तो आपकी बॉडी लैंग्वेज हमें बहुत मोटिवेट करती है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो कमेंट सेक्शन ही है जो हमें मोटिवेट करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, इसी में मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस का। अब इसके बारे में तो क्या ही कहने, खासकर 2020 के बाद तो आपने देख ही लिया है मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है। खैर, उनका क्या रोल है, क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सब तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो तो नो डाउट बहुत मतलब एक नोबल प्रोफेशन है या जो भी है, आप सुनते हैं सुनते हैं। बात ये है कि आज की डेट में मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस में भी बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। आपके शहर में एक से एक हॉस्पिटल विद एक से एक फैसिलिटी। पुराना समय पता क्या था, एक आदमी एमबीबीएस डॉक्टर बनता था, एमडी करता था नहीं करता था, चलो जो भी था पोस्ट ग्रेजुएशन, बट अपना क्लिनिक खोल लेता था और उसके पास लोग सिर्फ कंसल्टेशन लेने आते थे कि जी मेरे को बुखार है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर ना टेस्ट लिख दिया करता था कि पहले आप ये टेस्ट करवा लो। उसे बोलते हैं डायग्नोस्टिक, शायद आपको पता होगा वर्ड डायग्नोस्टिक। देखो, एक होता है डायग्नोस्टिक, एक होता है ट्रीटमेंट। डॉक्टर नॉर्मली क्या करता है, डायग्नोसिस करता है, लेकिन टेस्ट के बेस पे कि पहले आप लैब से जाके टेस्ट करवा लो, फिर मैं देखता हूं आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके मुताबिक मैं आपको आपका ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करूंगा कि आप ये दवाई लें या ये दवाई ना लें, उसके हिसाब से काम चलता है। तो पुराने समय में या आज भी छोटे शहरों में आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स अपने क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स ने क्या करा, सारा कंसल्टेशन, यानी फिर आप हॉस्पिटल गए, भगवान ना करे जाना पड़े, लेकिन आजकल आपने देखा सारी फैसिलिटीज वहीं हैं, लैब भी अंदर ही है, वहीं से आप टेस्ट करवा लो, वहीं डॉक्टर को आप रिपोर्ट दिखा दो, वहीं पे अगर वो कहना होगा भर्ती होना है भाई तो वहीं पे बेड भी है, प्रॉपर होटल जैसा, जहां पे सारी फैसिलिटीज हैं आपके पास। भाई कोविड में तो पैकेज बेचे गए हैं 2020 में कि अगर आप कोविड का पैकेज लेते हो हमसे तो पर डे आप हमें 8,000 10,000 पर डे दो, जो वो 15-16 दिन का 18 दिन का जो आइसोलेशन का पीरियड होता है। स्टार्टिंग में लोग कोविड से इतना डरे हुए थे कि लोग हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते थे, तो 15-16 दिन का 18 दिन का पैकेज था उनका पूरा कि आपका पर डे हम इतना लेंगे, आपका पूरा रहना पीना खाना सब कुछ यहाँ पे हमारा स्टाफ मैनेज करेगा, सारा कुछ हमारी तरफ होगा, आप आराम से बेचिंत हो जाएं आपके फैमिली मेंबर्स। तो ये सब आप सोचिए किस तरह से आया, कंपटीशन बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, हॉस्पिटल को अपनी फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ी। आज लोग ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं कि डॉक्टर के जाने के बजाय हॉस्पिटल पे जाओ, उसमें भी फिर आगे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आ गए हैं आज की डेट में कि उनके पास हार्ट का भी स्पेशलिस्ट है, ब्रेन का भी स्पेशलिस्ट है, न्यूरो वाला भी है, किडनी वाला भी है, शुगर वाला भी है, कि जब कभी कोई बंदा भर्ती हो रहा है, कोई एडमिट हो रहा है, तो अगर उसका एक ऑर्गन फेल होता है तो साथ ही साथ दूसरे ऑर्गन वाले एक्सपर्ट भी वहीं पे हैं। बड़ी बार ऐसा होता है कि एक ऑर्गन को रिवाइव करने लगते हैं, दूसरा ऑर्गन दिक्कत दे जाता है, तो कई बार नॉर्मल हॉस्पिटल्स उस चीज को हैंडल नहीं कर पाते हैं, उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, उस चीज के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी आ चुके हैं। मतलब इस एरिया में इतना ज्यादा कंपटीशन है ना कि आप सोच ही पा रहे होंगे जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि कैसे एक सिंपल डॉक्टर की प्रैक्टिस से, आराम से एक छोटे क्लिनिक से कैसे ये हॉस्पिटल्स का, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का मॉडल निकल के आ गए। ठीक है, तो अब इनको क्या करना पड़ रहा है, देखिए गौर कीजिए, इनको भी नई नई स्ट्रेटजीज बनानी पड़ रही हैं, जैसे कि डीपन्ड कोलैबोरेशन विद द फिजिशियन। अब आपने ना एक फिल्म देखी होगी गब्बर इज बैक, शायद आपने देखी हो, उसमें भी एक मेडिकल प्रोफेशन का एक काला सच उसमें दिखाया गया था, जिसके, हालांकि मैं नहीं कहता कि सारे मेडिकल या हॉस्पिटल वाले वैसा ही करते हैं जैसा उसमें दिखाया हुआ है कि जी एक मृतक लाश के ऊपर भी वो कही जा रहे हैं कि खर्चा हो रहा है खर्चा हो रहा है, पर उसके अंदर जो सीखने वाली बात है मैं वो बताता हूँ। वो ना स्पेशली बोलते हैं कि अभी इसकी ये दिक्कत है, इसके लिए हम एक स्पेशल डॉक्टर को बुलाएंगे जिनकी फीस इतनी होगी, हम डॉक्टर अवेलेबल करवा देंगे लेकिन उसकी फीस आपको बियर करनी पड़ेगी। इट मींस उनके कोलैबोरेशन है फिजिशियन के साथ, डॉक्टर्स के साथ उनके कोलैबोरेशन बड़े स्ट्रांग है कि भाई आपको हर तरह का डॉक्टर यहीं पे मिल जाएगा, बस आप फीस पे करो, हम डॉक्टर ऑन कॉल बुला देंगे।
क्योंकि हॉस्पिटल वाले कहते हैं रादर देन डॉक्टर को एम्प्लॉय करने के, सैलरी देने के, हम ऑन कॉल बुलाएं, उसका भी टाइम बचे और हम भी उतना ही पे करें जितना हमें रिसीव हो रहा है, उसके हिसाब से हम पे करें। तो ये कोलैबोरेशन का काम चल रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर। भाई स्ट्रैटेजी है, पेशेंट को अगर अच्छे से अच्छा डॉक्टर एक जगह पे अवेलेबल होगा वो उस हॉस्पिटल के साथ जुड़ेगा। ठीक है, दूसरा ये भी आजकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड ऑल कर रहे हैं। ठीक है, अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन याद कीजिए, आपको मैंने बताई थी कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो वर्टिकल लाइन होती है आपकी, उसमें आप पीछे को भी और आगे को भी दोनों तरफ मूव कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप क्लोथ मैन्युफैक्चरर हो, रेडीमेड गारमेंट्स के मैन्युफैक्चरर हो, तो क्लोथ अगर आप खुद बनाना शुरू कर देते हो, रॉ क्लोथ, तो आप बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हो। और अगर उसकी मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद करना शुरू कर देते हो तो आप फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हो। इस तरह की बात मैंने आपको बताई थी। रिलायंस के पेट्रोल वाले एग्जांपल से बताया था कि वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं खुद से, वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। और अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद कर रहे हैं अपने पंप बनाकर, वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। हाँ सर, हमें याद आ रहा है। अब ना हमारी बुक में बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में लिखा हुआ है हॉस्पिटल्स के अंदर कि कैसे ये लोग स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो बैकवर्ड में ना हमारी बुक ने 3 एग्जांपल दे रखे हैं, मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं। ठीक है, मैं तीसरा भी लिखवा दूंगा यहाँ पे। एक तो लिखा हुआ है एम्बुलेंस। वैसे देखो एम्बुलेंस एक ऐसी चीज है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में फिट हो सकती है। सोचो कैसे, अगर तो पेशेंट लेके आने की बात हो रही है हॉस्पिटल तक, एम्बुलेंस से पेशेंट आता भी घर पे और हो सकता है ठीक होने के बाद भी वो एम्बुलेंस में जा रहा हो। सर ये कैसा हॉस्पिटल हुआ जो ठीक करने के बाद भी एम्बुलेंस में लेके जा रहा है पेशेंट को? बेटा होता है कई बार लोगों को इस तरह की कोई बीमारी हो जाती है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके कुछ ना टर्मिनल डिसीजेज होते हैं, टर्मिनल इलनेस होती है जो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती हॉस्पिटल के अंदर भी। तो जाने के वक्त भी हो सकता है एम्बुलेंस में जा रहा हो पेशेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं अभी इतना बोल रहा हूँ, नॉर्मली एम्बुलेंस पेशेंट को लाने के लिए होती है हॉस्पिटल तक, इसलिए हमने इसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन में रखा हुआ है। सर ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैसे हुई? देखो, अगर तो एम्बुलेंस हॉस्पिटल वालों की अपनी नहीं है, यानी हॉस्पिटल वाले बोलते हैं देखो सर हमारी एम्बुलेंस की सर्विस नहीं है, आप हॉस्पिटल तक आ जाओ, कोई भी एम्बुलेंस वगैरह सरकारी एम्बुलेंस पे कॉल करके आ जाओ, जो भी है, हम एम्बुलेंस में डील नहीं करते, ये तो फिर इंटीग्रेशन हुई नहीं। लेकिन अगर हॉस्पिटल वाले सोचते हैं कि यार हमारे पेशेंट को एम्बुलेंस कहीं और से क्यों लेनी पड़े, एम्बुलेंस भी हम खुद अपनी अवेलेबल करवाएंगे, हमें हॉस्पिटल में कोई कॉल करेगा हम सीधा कहेंगे हमारी एम्बुलेंस आ रही है जी आपके पास 10 मिनट में, हम क्यों पेशेंट छोड़ें अपना। ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। अगर हॉस्पिटल अपनी एम्बुलेंस खुद ऑपरेट कर रहा है, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। और आज की डेट में जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने अपनी एम्बुलेंसेज डाली हुई हैं। वो ये नहीं कहते कि थर्ड पार्टी से एम्बुलेंस पकड़ के आप हमारे पास आ जाओ, भाई थर्ड पार्टी पता नहीं कब बुलाए कब ना बुलाए कब भेजे, उनका तो पेशेंट उठ रहा है उनसे। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन का एग्जांपल है। ठीक है, फिर एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन का बड़ा अच्छा एग्जांपल डायग्नोस्टिक, जिसके अंदर मैंने आपको बताया डायग्नोस्टिक के अंदर मेनली क्या आएगा, लैब्स एक्सेट्रा आज हॉस्पिटल्स के अंदर ही अवेलेबल है। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक स्ट्रैटेजी है कि यार एक आदमी ने एक्सरे करवाना है, एक आदमी ने सीटी स्कैन करवाना है, एक आदमी ने ब्लड टेस्ट करवाना है, एक आदमी ने यूरिन टेस्ट करवाना है, वो आदमी बाहर क्यों जाए हॉस्पिटल के, उसको यहीं पे सारी सर्विस दो, हाथ ही हाथ रिपोर्ट दो, डॉक्टर को दिखाओ, दवाई लो, ट्रीटमेंट करो, केयर करो। हमारा पेशेंट जो हमारे पास आ गया वो बाहर ना जाए, सारी फैसिलिटी इंडोर मिले इसको। अब डायग्नोस्टिक भी एक तरह से बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, क्योंकि पहले टेस्ट होंगे तब भी तो आप ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करोगे। ठीक है, तो ये भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में रखा हुआ है मैंने। अब एक चीज बताओ, मैं एक वर्ड यहां लिख रहा हूं, वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज, वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज। देखते हैं आप क्या आंसर देते हो उसका। होता क्या है सर ये? अब देखो, जब एक हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहा है, कोई हॉस्पिटल रन कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है यार, इतना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है इनके पास, और कुछ वेस्ट तो उसमें इन्फेक्शियस भी होता है। अब सोचिए, अगर एक कोविड वार्ड है हॉस्पिटल में, वहां पे जो उनके ऑक्सीजन मास्क यूज किए जा रहे हैं, या जो सिलेंडर्स यूज किए जा रहे हैं, या जो भी वहां पे बेडिंग एंड ऑल है, या जो उनके लिए कोई भी अगर कोई सिरिंज यूज की जा रही है या कुछ भी यूज किया जा रहा है हॉस्पिटल में, वहां इन्फेक्शन फैलने का डर कितना होता होगा, आप ये सोचिए। तो भाई उनका जितना भी वेस्ट है वो डिस्पोज भी तो ठीक से होना चाहिए। सारी कॉटन, पट्टियां, सिरिंजेस,
जितना भी हॉस्पिटल में ये सारा वेस्ट है, वो सारा वेस्ट का डिस्पोजल भी तो एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, ताकि इन्फेक्शन ना बढ़े। और पता लगे बंदा हॉस्पिटल में जनरली गया था, वहां को इन्फेक्शन करा के आ गया, कोई और ही कोविड करवा के आ गया, बड़ा डर है भाई इस चीज का। तो वेस्ट डिस्पोजल भी तो मैनेज होना चाहिए। अब वेस्ट डिस्पोजल के लिए दो तरीके हॉस्पिटल के पास, या तो वो खुद से डिस्पोजल खुद करें, सारी अपने बंदे रखें, अपनी टीम रखें, अपने एक्सपर्ट रखें, सारा अपना सेटअप तैयार करें, या वो आउटसोर्सिंग कर दें कि किसी एक्सपर्ट को बोलें आप आओ, वेस्ट वगैरह हमारा उठा के ले जाओ, डिस्पोज करो, जैसे मर्जी करो, वो आप देखो, हम तो आपको पेमेंट देंगे डिस्पोजल की। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर तो देखो आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो, अगर तो आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो तो फिर आपने इंटीग्रेशन करी नहीं, फिर तो आपने इंटीग्रेशन करी नहीं। लेकिन अगर आप वेस्ट डिस्पोजल भी खुद से करते हो, एज अ हॉस्पिटल आप वेस्ट डिस्पोजल खुद से करते हो, तो आप मेरे को बताइए क्या ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में फॉल करेगा या बैकवर्ड इंटीग्रेशन में फॉल करेगा? आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट। लेट्स सी आप क्या आंसर देते हैं। क्या ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में फॉल करेगा या बैकवर्ड इंटीग्रेशन में फॉल करेगा? वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज बैकवर्ड और फॉरवर्ड? फटाफट से बताइए जी। वेस्ट डिस्पोजल बैकवर्ड में फॉल करेगा या फॉरवर्ड में? बच्चे बहुत ही गहरे विचार में खो चुके हैं। तो पहला आंसर आया जी फॉरवर्ड, दूसरा आंसर भी आया मेरे पास फॉरवर्ड। फॉरवर्ड फॉरवर्ड 100% बच्चे फॉरवर्ड कह रहे हैं। अभी तक जितने आंसर मेरे पास आए हैं सभी बच्चे फॉरवर्ड कह रहे हैं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड। 100% आंसर फॉरवर्ड आ रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, आप लोग जो सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि सर सारा कुछ हो गया उसके बाद ही तो वेस्ट वगैरह डिस्पोज होगा ना सर। तो मतलब ये तो एक तरह से जब पेशेंट को सर्विस दे दी उसके बाद की सर्विस है ना सर, फॉरवर्ड में होगा ना सर। तो मैं आपको ना एक चीज दिखाना चाहता हूँ, आप आंसर बिल्कुल ठीक, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपको लेकर आना चाहूंगा अपने नोट्स के। नोट्स क्या, आईसीआई स्टडी मटेरियल से ही ये इंस्पायर्ड हैं सारे के सारे, ठीक है। तो पेज नंबर अगर मैं आपको दिखाऊं, पेज नंबर है जी हमारे पास 11, पेज नंबर 11। तो पेज नंबर 11 पे ना मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक है, और आप देखिए यहां पे ना एक लाइन लिखी हुई है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजीज जो कुछ हॉस्पिटल्स लगा रहे हैं। इसमें मैंने अभी आपको एम्बुलेंस सर्विस लिखवा दी, इसमें मैंने अभी आपको डायग्नोस्टिक सर्विस भी लिखवा दी, और साफ साफ ऊपर देखो हेडिंग इन्होंने दी हुई है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और इसके नीचे लिखा हुआ है वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज। सर ये तो गलत है सर, सर ये तो गलत है। देखो आप ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा लगता है, बिल्कुल लगता है कि ये वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज फॉरवर्ड में आनी चाहिए, बट हमारा स्टडी मटेरियल का जो ऑथर है हो सकता है वो ये चीज सोचने की कोशिश कर रहा है कि जो भी हमारे पास वेस्ट आ रहा है, चाहे पेशेंट को हैंडल करके चाहे वैसे जो हमारा वेस्ट है वो हमें अच्छे से डिस्पोज करना है, वो एक जनरल सर्विस लेके चल रहा है। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑथर बिल्कुल ठीक कह रहा है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन 100% है। नॉर्मली इसका आंसर हमारे माइंड में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ही आएगा, लेकिन मैं इतना भी आपको कहना चाहता हूं कि बेटा हम आईसीआई स्टडी मटेरियल के ऊपर नहीं जाएंगे। और एक बात मैं आपको छोटी सी क्लियर कर दूं, सर क्या ऐसा हो सकता है कि स्टडी मटेरियल में गलती हो? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं पिछले 9 साल से पढ़ा रहा हूं और मैंने बहुत बार ऐसा देखा है जहां आईसीआई अपने आंसर्स को चेंज करता है, अपनी वर्डिंग्स को चेंज करता है, अपने कॉन्सेप्ट्स को भी कई बार छोटा मोटा चेंज करता है। लेकिन यार देखो है तो अल्टीमेटली हमारा ही आईसीआई ना। मैंने सीए फाउंडेशन लेवल पे भी अकाउंट्स के कुछ क्वेश्चंस में बताया था कि यहाँ पे गलती है या यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है, बट मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आईसीआई के मटेरियल के बाहर जाके आप आंसर मत कीजिए, क्योंकि वहां पे जो सजेस्टेड आंसर होगा वो एज पर आईसीआई होगा। आप जो सोच रहे हो वो गलत नहीं सोच रहे हो, इसीलिए मैंने पता है नोट्स के अंदर उसे लिखा भी नहीं ओरिजिनली। मैं यहीं से पहले एम्फसाइज करवाता हूँ कि देखो, और ये ना मैं जितनी बार भी मैं एसएम की बुक द्वारा, जैसे आपके बैच के लिए भी मैं एसएम की बुक पूरी रिव्यू करता हूँ, पूरी स्टडी मटेरियल पूरा रिव्यू करता हूँ मैं द्वारा, एक एक शब्द एक एक लाइन।
और हर अटेम्प्ट में ना कुछ अपडेशंस करते हैं, छोटी छोटी अपडेशंस करते हैं। और ये पॉइंट मैं स्पेसिफिकली जाके हमेशा स्टडी मैट में चेक करता हूँ कि इन्होंने इसे बदला है कि नहीं बदला, लेकिन इस बार के भी स्टडी मैट ने इसको नहीं बदला हुआ। हालांकि मेरे को इस चीज को देख के खुशी होती है कि हर बैच में जो मैं चीजें यहाँ पे क्लास में बोलता हूँ कि ये बदलनी चाहिए, उनमें से कुछ चीजें करके अगली बार बदलनी शुरू हो जाती हैं। जैसे मैं आपको पढ़ाते हुए भी दिखाऊंगा कि ये पॉइंट इन्होंने बाद में ऐड करा है कि मैं क्लास में बोलता होता था ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें बदलती हैं लेकिन कुछ रह जाती हैं, तो मैं वेट कर रहा हूं इसको जाके वो कब कुछ और सॉरी क्लैरिफाई करते हैं। बट फिलहाल फॉर योर एग्जाम आपको इसे फॉरवर्ड में ही रखना है। तो मैं काम और करता हूं इसमें सॉरी इसमें मैं आपके डायग्नोस्टिक और एम्बुलेंस के साथ साथ वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज भी लिखवा देता हूं, ताकि आपको एटलीस्ट याद रहे कि हाँ यार स्टडी मैट ने इसको भी लिखा हुआ है, वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज। हालांकि 99.9% लोग यहां पे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ही सोचते हैं, बट क्योंकि स्टडी मैट ने इसको बैकवर्ड इंटीग्रेशन में रखा हुआ है तो मैं इसको यहां पे मैं लिखवा देता हूं एज पर ICAI। ये ICAI के हिसाब से है, मेरे हिसाब से भी मैं तो कह रहा हूं कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में ही फिट होना चाहिए। ठीक है, अब ऑथर ने क्या सोचा, क्या सोच के लिखा है उसे शायद हम वो नहीं सोच पा रहे, हम जनरल सेंस में सोच रहे हैं, तो हमने इसको फॉरवर्ड में ही सोचा, पर आई से इसको बैकवर्ड में रख रहा है, तो आप भी प्लीज इसको बैकवर्ड में ही रखिएगा। अब ये काम करते हैं, समय हमारे पास हो चुका है। ठीक है, तो एक काम करिएगा आप ना, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अभी, या पॉज कर लीजिए वीडियो को, और एटलीस्ट ये मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में तो पूरा लिख लो, ताकि कल मैं इसको डिस्कस करवा दूं। ये लैंडस्केप वर्ड है, थोड़ा प्रॉपर नहीं लिखा हुआ था, हाँ जी अब ठीक कर दिया। जितनी मेरी राइटिंग समझ में आ जाए लिख लेना, बाकी नहीं समझ में आएगा तो मैं कल डिक्टेट कर ही दूंगा जो भी होगा। ठीक है, इसके नीचे भी अगर आप लिखना चाहते हो थोड़ा सा तो ये भी लिख लेना, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट, थोड़ा सा इसके बारे में है। ठीक है, ये दोनों ही आपको मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा आप अगर इसको ऐसे करके देख पाए तो आपके पास ये बी और सी दोनों इकट्ठे आ जाएंगे आपके पास, तो इतना आप लिख लीजिएगा। कल के लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे, कल के लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो देखने में। ये बी पॉइंट है, ठीक है, जूम कर दिया थोड़ा, और ये हमारा सी पॉइंट है। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। कल के लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए जी, मजा आ गया सर, बस करो। चलो ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।